बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे थे जनाब टाइप्स ऑफ कंपनीज, और कंपनी को हमने कहा था कि तीन तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, और नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर शेयर की बेसिस के ऊपर हमने कंपनी को दो बड़ी कैटेगरीज में पहले डिवाइड किया, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। फिर हमने थोड़ा डिफाइन भी कर लिया कि प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स के अंदर ये तीन बातें लिखी हुई हो। कौन कौन सी? रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर, नंबर टू लिमिट मेंबर टू 50, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक। फिर हमने कहा यार ये दो तरह की हो सकती है, एक सिंगल मेंबर हो सकती है और एक अदर देन सिंगल मेंबर हो सकती है। फिर हमने कहा व्हाट इज पब्लिक कंपनी। लॉ ने तो डिफाइन किया पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन हमने कहा अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो पहले हम ये डेफिनेशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन फिर इनका रिवर्सल भी लिख देंगे ताकि हमें मार्क्स लेने आसान हो जाए। फिर दूसरी बात की कि जो पब्लिक कंपनीज हैं ये दो तरह की हैं, लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनीज किसे कह रहे थे? जिनके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, या वो कंपनीज जिन्होंने पब्लिक से सब्सक्रिप्शन ले ली है, ठीक है। और अनलिस्टेड किसे कह रहे थे? जिनके या जिन्हें अलाउ तो है लेकिन उन्होंने अभी पब्लिक से शेयर लिए नहीं है, ठीक होगी ना बात। ये सारी बातें हम कर गए थे। फिर हमने एक्चुअल लॉ को जब सेक्शंस को रीड आउट किया तो कुछ बारीकी की बातें भी आ गई। जैसे 50 मेंबर में थोड़ी सी एक बारीकी की बात आई कि यार ये जो 50 का आदत जब हमने कैलकुलेट करना है तो एम्प्लॉयज भी काउंट नहीं करने और ज्वाइंट शेयर होल्डर को एज अ सिंगल काउंट करना है, ठीक होगी ना बात। अच्छा जनाब, फिर आ गया जी पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर कंपनी। नाउ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी? पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस वाली डेफिनेशन आई है। इसका मतलब है डिक्शनरी का मीनिंग तो बिल्कुल खत्म हो गया। Public sector company means a company, whether public or private, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned, or not less than 51% of the voting securities or voting power of which are held by government or any agency of the government or statutory body. अभी इसको देखते हैं फर्दर। पहली बात तो यह कि एक कुछ और बातें जिक्र हो रही हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हमने कहा कि यार जब कंपनी बन जाएगी ना तो कंपनी के फैसले कहाँ हुआ करेंगे? नॉर्मली एजीएम में। एजीएम में फैसले कैसे होते हैं? वोटिंग होती है। अब फर्ज करें एक कंपनी है और इसमें अभी 5 लोग हैं, ठीक है ना। इस बंदे के पास 5% शेयर है, इस बंदे के पास 10% शेयर है, इस बंदे के पास 15% शेयर है। कितने हो गए ये? 30 हो गए। और इसके पास भी 10% शेयर है और इसके पास 60% शेयर है, ठीक है ना। अब पहला तो एक रॉ, अभी तो वैसे तो रेलिवेंट चैप्टर्स में पहुंचेंगे तो वहां बड़ी डिटेल से दायरे बारीकी की इनकी बातें आएंगी हमारे पास, लेकिन अभी हम एक रॉ शक्ल में बात कर रहे हैं। हमने कहा यार कंपनी में वोटिंग होगी, तो अगर तो वोटिंग ऐसे हुई जैसे हमारी कंट्री में होती है, फॉर्म 45-47 वाली, ठीक है ना, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। क्या वोटिंग ऐसे होगी कि एक वोट इसका, एक वोट इसका, एक वोट इसका, एक वोट इसका, एक वोट इसका? ऐसे करेंगे तो बात खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम शेयर्स की प्रोपोर्शनेटली वोट एलोकेट करेंगे। आप ऐसे समझें, वो रिफाइन करेंगे हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में जाके। आप ऐसे समझें हर शेयर के अगेंस्ट एक वोट है। फर्ज करें टोटल शेयर थे 1 लाख, ठीक है ना। टोटल शेयर कितने थे? 1 लाख। इस बंदे के पास 5000 शेयर है, इस बंदे के पास 10,000 शेयर है, इसके पास 15,000 शेयर है, इसके पास 10,000 शेयर। ये अकेला ही वोट डाल देगा तो सारी बातें, इसको कह रहे कंट्रोल है इसका। जो ये जिधर वोट अपने सारे डाल दे तो यही जीतेगा हमेशा। इसका मतलब है बाकी बेचारे तो फारिग हैं। ये सारे भी इकट्ठे हो जाएं तो फिर भी नहीं है कोई भी रेजोल्यूशन जीत पाएंगे।
ठीक है ना। तो कंपनी में वोटिंग नॉर्मली, अभी हम नॉर्मली रॉ शक्ल में बातें कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसे होगी, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, दोनों तरह की कंपनी होती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, beneficially owned or not less than 51% of voting securities or voting power of which are held by government or agency of government or statutory body। वो कहते हैं अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट के शेयर 51% है, हम रिवर्स से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पहली ऑप्शन आ गई, अगर गवर्नमेंट के पास 51% शेयर है तो गवर्नमेंट की पोजीशन ऐसी हो गई है, बाकी सारे लोग मिलकर 49% है, अब जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा इस कंपनी में। वो कहता है इस कंपनी का नाम क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी। जैसे हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारी ये जो OGDC कंपनी है, एक ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, PPFL, PSO, ये सारी कंपनी ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो होल्डिंग है वो मोर देन 50% है। इसका मतलब है ये सारी कंपनीज क्या बन गई इस डेफिनेशन के मुताबिक, पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो कहते हैं कि क्या कभी ऐसे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास 50% शेयर ना हो और फिर भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाए। वो कहते हैं हाँ, हमने तो 3-4 ऑप्शन दिए हैं। पहली बात, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड। कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि कंट्रोल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। बाद दफा तो कंट्रोल, ज्यादातर तो कॉर्पोरेट दुनिया में कंट्रोल हम शेयर होल्डिंग से ही लेते हैं, लेकिन बाद दफा किसी एग्रीमेंट से भी कंट्रोल ले लेते हैं। जैसे PTCL कंपनी थी ना हमारी, हमने इसको प्राइवेटाइज किया, दुबई की कंपनी आती स्लात को, हमने इसके कोई तकरीबन 26% शेयर सेल कर दिए। हमें पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। उन्होंने कहा यार 26% शेयर लेंगे, तुम जिस तरह की कंपनी चलाते हो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। नहीं नहीं आप चलाए। उन्होंने कहा हम कैसे चलाएं, हम तो 26% शेयर होल्डर है, हमारी तो बात कोई भी नहीं मानी जा सकती। गवर्नमेंट ने एग्री किया कि नहीं नहीं कंट्रोल आपका होगा, अगरचे आपके शेयर कम है, कंट्रोल आपका होगा, सारी पॉलिसीज आप बनाएंगे, आप चलाएंगे कंपनी। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, भले गवर्नमेंट के 51% शेयर ना भी हो, और यह कंट्रोल बराए रास्त भी हो सकता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का अपनी किसी एजेंसी के थ्रू भी हो सकता है, वो वाली एजेंसी नहीं जिनका आजकल आप ज्यादा जिक्र करते हैं, उसके अलावा वाली एजेंसी का, ठीक है ना। यह बात लिखी है, इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% of the voting securities or voting power of which are held by government or any agency of the government or statutory body। statutory body क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है, कॉर्पोरेट बॉडी जैसे पढ़ा था। कोई ऐसी बॉडी जैसे आपकी नादरा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। अच्छा जी, or in respect of which the government or any agency of the government or a statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of the director and include a public sector association not for profit licensed by। उन्हें 4 बातें बता दी आपको, एक बात और उसने बता दी आखिर में जाके, क्या जी, कि अगर गवर्नमेंट का ये इख्तियार हो, किसी इदारे में ये इख्तियार हो, फर्ज किया यहां 15 डायरेक्टर हैं, BOD 15 लोगों पर मुश्तमिल है, और किसी एग्रीमेंट की वजह से तय हो गया कि यार 8 डायरेक्टर आप अपॉइंट करोगे, तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट के हो गए। अब सारी डिसीजन मेकिंग कहां होनी है, BOD में ही होनी है। तो कहता फिर ये भी पब्लिक सेक्टर को बन गई। अगर किसी एग्रीमेंट की इन रेस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट or statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of the director। क्लियर हो गई। बाज दफा हम आपस में एग्री कर लेते हैं
कि भाई डायरेक्टर कैसे आएंगे। उन्होंने कहा जनाब हमारा कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जो है ना वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसकी एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, यहां हम उसे लफ्ज़ डायरेक्टर तो नहीं बोलते, हम काउंसिल मेंबर बोलते हैं। काउंसिल मेंबर कुछ हम इलेक्ट करते हैं एज अ मेंबर, इलेक्शन होते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, कुछ नॉमिनेटेड आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे एससीसीपी का जो चेयरमैन होता है वो हमारा काउंसिल मेंबर होता है। अभी जो पिछली हमारी करंट काउंसिल चल रही है, इसमें इसहाक डार साहब उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड को आए हुए हैं, डायरेक्टर हैं, उस वक्त नहीं, अभी भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ लोग अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट या अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो फिर वो कंपनी असल में किसके कंट्रोल में हुई। इस सारी डेफिनेशन का मतलब सादा अल्फाज में करें, रटा तो ऐसे ही लगाना है कि यार ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलेंगी, ठीक है ना, ऐसी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलेंगे, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी। प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ द डायरेक्टर बाय द कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। आगे हम पढ़ेंगे, जब डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बाद सर्कमस्टांसिस में ये जो कमीशन है, कमीशन का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी नॉमिनेट कर देता है डायरेक्टर। वो कहते हैं इसके नॉमिनेटेड का जिक्र नहीं हो रहा, गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड का जिक्र हो रहा है। एक थोड़ी याद करने वाली डेफिनेशन, समझ आ गई, याद करने वाली डेफिनेशन है। हम इसको समझने के लिए थोड़ा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन है जिससे एक कंपनी क्या बन जाए, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाए। पहली ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल। अ कंपनी बिकम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इफ इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी और स्टैट्यूटरी कंट्रोल कुड बी थ्रू मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग। कंट्रोल गवर्नमेंट का है डायरेक्टली। एग्जांपल इसकी, पाकिस्तान रेलवे इज अ स्टेट ओन एंटरप्राइज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये क्या बन गई फिर, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई, डायरेक्ट कंट्रोल। एक आ गया इनडायरेक्ट कंट्रोल। A company can also become a public sector company if it is indirectly controlled by the government, government agency, और वही सारा कुछ आ गया। इसकी एग्जांपल क्या आ गया, SNGPL, Sui Northern Gas Pipeline Limited is a public listed company where the government of Pakistan through its institution like Oil and Gas Development Authority OGDCL, इनके थ्रू गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है। अब डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, रेलवे को डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन SNGPL को इनडायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। लेकिन तो SNGPL भी क्या बन गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। ठीक होगी ना बात। नेक्स्ट आ गया बेनिफिशियल ओनरशिप। इफ द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट एजेंसी और स्टैट्यूटरी बॉडी हैज द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द कंपनी, इट बिकम्स द पब्लिक सेक्टर company. Beneficial ownership refer to the right to enjoy the benefit of the ownership even though the title or property or asset is in another name. Beneficial ownership का मतलब है कि मैं ऑनर होने के जो फायदे थे ना वो तो मैं उठा रहा हूं, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। इसको क्या कहते हैं, बेनिफिशियल। Pakistan Telecommunication Limited is a company where the government of Pakistan has beneficially owned through its majority stake 62% held by the Pakistan Telecommunication. फिर वो सादा आ गई कि अगर 51% डायरेक्ट ही शेयर है हमारे तो वहां से भी आ जाएगी। ठीक होगी ना बात जी, ओके। अच्छा जनाब, अब अगली कैटेगरी पर आते हैं, दैट इज कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। वो तो वही बात है ना, वो डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली बात आ गई ना। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, द फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर, सबसे ज्यादा जानी पहचानी कंपनी। सेकंड इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड इज अनलिमिटेड।
आम तौर पर जब आप कंपनी का इंट्रो पढ़ रहे होते हैं, हम कहते हैं यार पहले एक सोल प्रोपराइटर था, फिर पार्टनरशिप बन गई, फिर हमने कहा नहीं नहीं यार कंपनी बना लेते हैं। कंपनी में आए क्यों थे? लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट को एंजॉय करने के लिए आए थे। तो ये वो कंपनीज हैं 95% या 99% ऑफ द कंपनी यहीं फॉल करेंगी, क्योंकि कंपनी में आने की रीजन ही लिमिटेड लाइबिलिटी थी। नो लाइबिलिटी इन केस ऑफ फुली पेड। अब लाइबिलिटी कोई नहीं है। हाँ, इसी फिक्रे को हम ऐसे भी लिख देते हैं, देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड। एक्चुअली नो लाइबिलिटी, अमाउंट तो चली गई हुई ना, लाइबिलिटी तो कहते हैं मैंने कितने पैसे देने हैं, भाई कोई पैसे नहीं दे रहे। मतलब इस वक्त अगर फर्ज करें मेरे पास निशात मिल लिमिटेड के शेयर हैं, फर्ज कर लें 50,000 शेयर, तो अगर निशात मिल लिमिटेड बैंकरप्ट हो जाए, डिफॉल्ट कर जाए, तो मैंने कितने पैसे देने हैं? 0। लेकिन इस बात को कहने के दो अंदाज हैं। एक तो ये कि मैंने कोई पैसे नहीं देने, ये लिखा हुआ है नो लाइबिलिटी इन केस ऑफ फुली पेड, या एक जुमला क्या बोल सकते हैं, माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड। ठीक होगी ना बात? इन दोनों फिक्रों का एक ही मतलब है, इसीलिए नीचे लिख दिया लाइबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट इफ शेयर्स आर नॉट फुली। ये ऑलरेडी हमने आपको समझाया था कि अगर 10 रुपए का शेयर है और उसमें से 6 रुपए हमने दे दिए, तो 10 रुपए का शेयर था, 4 पे कर दिए, 6 रहते हैं, तो 6 रिकवर हो सकते हैं, यहां मेरी लाइबिलिटी आएगी। ये दोनों तरह की अगर सिचुएशन हो तो ये कंपनी कौन सी कहलाएगी? लिमिटेड बाय शेयर। लेकिन ये वाली कंपनी हम अब नहीं बना सकते, ठीक है ना? ये वाली कंपनी अब हम नहीं बना सकते। हमने पढ़ा था कि कंपनी लॉस कौन कौन से थे। एक लेटेस्ट लॉ तो क्या था? कंपनी एक्ट 2000, फिर कंपनी ऑर्डिनेंस 2016, फिर 1984, फिर एक और भी था, फिर 19। ये 4 लॉज हैं हमारे, ठीक है ना? पिछले लॉज यहां तक के उसूली तौर पर ये अलाउ करते थे कंपनी इस तरह से बनाना, पार्टली पेड। लेकिन ये भी नहीं करता था ये यहां आकर, असल में ये तो वैसे ही बेचारा थोड़े दिन के लिए है ना, ये असल में इसका तो अब नाम हमें किताबों में जिंदा रखना पड़ रहा है, गलती हो गई थी तो इस वजह से, वरना एक ही लॉ है ना। यहां आकर हमने कहा कि नहीं, पार्टली पेड शेयर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी यहां से बनी हुई है और उसके पार्टली पेड शेयर चलते आ रहे हैं, तो वो तो अभी भी एग्जिस्ट करेगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमें लिखना पड़ रहा होता है, अदरवाइज अब इस तरह की कंपनी बन नहीं सकती है, नई कंपनी इस तरह की इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। दूसरी कंपनी आ गई लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबिलिटी अप टू द अमाउंट एग्रीड। आमतौर पर ये कौन सी कंपनीज हैं? ये कंपनी ऐसी है कि जब एक कंपनी आप बना रहे हैं ना, कंपनी बाय डिफॉल्ट बिजनेस की नेचर ऐसी है कि बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है, बहुत सारा पैसा तो चाहिए कोई नहीं। अब हम अपने शेयर होल्डर से पैसे क्यों लें? हमें तो पैसा चाहिए ही नहीं, हमने तो लोगों को सर्विसेज देनी है। अगरचे हमारी ये कंपनी बनती है, लिमिटेड नहीं होती, लेकिन मैं मिसाल के लिए आपको दे रहा हूं, जैसे ऑडिट फर्म, आपने सीए क्वालिफाई कर लिया, 2-3 लोगों ने सोचा कि यार हम मिलकर ऑडिट फर्म बना लेते हैं। अब ऑडिट फर्म में कोई कैपिटल क्या चाहिए भाई? कोई कुर्सियां खरीदनी है, कोई बेंच वो लेने हैं, एसी लेने हैं, कोई टेबल लेनी है, कोई कंप्यूटर लेनी है, ये तो कोई अमाउंट नहीं है ना कि जिसके लिए हम शेयर कैपिटल इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना? अब बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसी है कि उसमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वो जो लोग उस कंपनी से काम करेंगे वो फील करते हैं कि यार ये इस कंपनी में तो टोटल 2 लाख इन्वेस्ट हुआ है, कल को डिफॉल्ट कर गई तो 2 लाख की चीजें बिक के हमें क्या मिलेगा? बात समझ आ रही? लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंपनी के डिफॉल्ट करने के वक्त ही एक्टिव होता है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट भी कब एक्टिव हो रहा है? जब कंपनी बैंकरप्ट हुई, डिफॉल्ट किया, तो कंपनी के एसेट्स बेचेंगे और लोगों के पैसे अदा कर देंगे, तो क्रेडिटर फील कंफर्टेबल कि कोई बात नहीं है यार, इतना पैसा है कंपनी में, चीजें बिकेंगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब इस कंपनी में तो पैसा ही नहीं है, अब लोग तो क्रेडिट नहीं देंगे, कंपनी चलेगी कैसे?
पैसे चाहिए नहीं है, पैसे क्यों इन्वेस्ट करें? अब एक हल निकाला लॉ ने, उन्होंने कहा नहीं है, आप एक काम करें, आप जो डायरेक्टर है ना, आप एक हमें गारंटी प्रोवाइड करें कि अगर कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो ये डायरेक्टर कह रहा है भाई 20 लाख रुपया मैं दूंगा, ये डायरेक्टर कह रहा है जी 50 लाख मैं दूंगा, ये कह रहा है जी 30 लाख मैं दूंगा। इसका मतलब है 1 करोड़ रुपया है कंपनी में अवेलेबल लोगों की लाइबिलिटी पे करने के लिए, लेकिन ये पैसा फिजिकली कंपनी में आया नहीं है। हमने कंपनी बनाते वक्त एससीसीपी को राइटिंग में गारंटी प्रोवाइड कर दी है। नहीं, खत्म नहीं हुआ, इंटैक्ट रहा। हमने खुद एग्री किया ना, कंपनी अभी भी सेपरेट एंटिटी है, लेकिन हमने पहले ही एग्री कर लिया कि यार अगर कंपनी डिफॉल्ट हुई तो यहीं तक हमारी लाइबिलिटी है। पहले भी तो ऐसे ही था ना, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वहां तक हमारी लाइबिलिटी थी। पैसा कब इन्वेस्ट करते हैं? जब जरूरत हो बिजनेस में। पैसे की जरूरत ही नहीं है तो हम आइडल इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे ना। तो अब हमने लेकिन क्रेडिटर को हम देना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, हमने कहा हमारी गारंटी अवेलेबल है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी या गारंटी लिमिटेड। इस तरह की कंपनी का नाम क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी। अभी डिफॉल्ट हो गया तो जैसे अनपेड अमाउंट पे करनी थी ना, ऐसे ही गारंटीड अमाउंट पे करनी है, लाइबिलिटी अप टू द अमाउंट एग्रीड। ठीक होगी बात? हाँ, 5 करोड़ का नुकसान हो गया, नहीं हमारी गारंटी 1 करोड़ की थी, हम 1 करोड़ ही देंगे। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंटैक्ट रहा है, खत्म नहीं हो गया। बात समझ आ रही है? लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंटैक्ट है, खत्म नहीं हो गया। अच्छा जनाब, दीज कंपनीज आर कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी। फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज अनलिमिटेड। इट मे और मे नॉट हैव, हो सकता है हम थोड़ा बहुत शेयर कैपिटल इशू भी कर दें, बाकी की गारंटी दे दें, और हो सकता है शेयर कैपिटल हो ही ना, हम कह रहे हैं पैसों की जरूरत ही नहीं हमें। लेकिन क्रेडिटर को कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। इसीलिए इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड, ये कंपनी हमें नजर नहीं आती, कोई रेयरली ढूंढ के हम कहीं से लाए तो कोई मिल जाए, लेकिन थ्योरेटिकली ये एग्जिस्ट, प्रैक्टिकली ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। थ्योरेटिकली ऑप्शन अवेलेबल है कि कोई एक आदमी, देखें इस कंपनी में भी क्रेडिटर को कॉन्फिडेंस कैसे आया? हमारे शेयर कैपिटल से। यार कोई बात नहीं, कंपनी क्यों डिफॉल्ट कर जाएगी, 20 करोड़ इनका भी तो लगा हुआ है। बात समझ आ रही? कॉन्फिडेंस आया ना, यार इस बंदे का भी तो 20 करोड़ डूबेगा ना अगर मैं डूबूंगा तो। जैसे जब आप उस पे होते हैं ना, बाई एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों को फियर होता है ना जरा, वो तो मेरे मामू के एक बेटे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा फियर था। हम हज पे गए, वो बुरा हाल कर दिया उन्होंने, फ्लाइट में मरा। तो मैं उन्हें ये समझाने का, यार भाई ऐसा क्यों होगा, ये बीच में ही मरेगा ना हमारे साथ। ये कॉन्फिडेंस देने का एक तरीका है ना कि यार अगर अल्लाह ना करे कुछ गलत करेगा तो आप भी तो मरेगा ना। तो ऐसे ही है, जब मेरा कंपनी में पैसा लगा हुआ है तो भाई मेरे भी तो पैसे जाएंगे ना। अच्छा, अब मैंने कॉन्फिडेंस, यहां मैंने गारंटी के थ्रू कॉन्फिडेंस दिया, अब मैं यहां क्या कॉन्फिडेंस दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं यार नहीं, मुझे ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। अगर मेरी कंपनी डिफॉल्ट करती है, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया, मेरे पर्सनल एसेट भी बेच के दें जनाब, मेरी कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि आई एम विलिंग टू सेल माई पर्सनल एसेट्स। यानी अगरचे ये है तो सेपरेट एंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का जो सबसे बड़ा फायदा था ना, मैंने खुद ही वॉलंटियर करके उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन ऐसे बेवकूफ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। आप समझ आइए ना, हमें ढूंढ के कहीं से एग्जांपल लाएं तो शायद कोई भी जाए ऐसी कंपनी, लेकिन जनरली ऐसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कंपनी तो आप बनाते ही लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट एंजॉय करने के लिए।
लेकिन बाय डिफॉल्ट इस कंपनी ने क्या किया, अपना ये वाला प्रिविलेज खुद ही विथड्रॉ कर लिया. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. सॉरी जी 35 ही देगा. यानी आप ऐसे कहें ना, ये हमने सिंबॉलिकली रखा हुआ है कि यार ये ऑप्शन है. वो कहता है मैं पागल हूं ये ऑप्शन अवेल करूंगा. ठीक है ना, इसलिए ये कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती. जी कोई और सवाल है? चलें आगे. इट में और ये मे नो में नहीं है. ठीक है ना, पहले तो ये समझें. इट मे और मे नॉट हैव, यानी ये कंपनी चाहे तो 1 रुपया भी शेयर कैपिटल ना लाए, सिर्फ क्या ले आए, गारंटी. ऐसे भी बन सकती है. हम कहते नहीं यार 20-30 लाख तो फिर भी चाहिए ये ना, हमने 20-30 लाख का शेयर कैपिटल डाल दिया और 1 करोड़ की गारंटी डाल दी. इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल. ठीक होगी बात जी. अच्छा जी, कंपनी की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड. ठीक है, ये तो वही बात आ गई. आगे चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. थर्ड टाइप आ गई. 3 ही टाइप बनाई थी हमने. ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. होल्डिंग कंपनी वर्सेस सब्सिडरी कंपनी वर्सेस एसोसिएटेड. अब ये कंट्रोल का एक्सटेंट डिफाइन हो रहा है. बेसिकली कंट्रोल का एक्सटेंट डिफाइन हो रहा है. होल्डिंग कंपनी हम किसे कहते हैं? होल्ड मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ एन अदर. वही मेजॉरिटी मीन मोर देन 50%. अगर एक आपको पता है कल हमने पढ़ा था कि एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में शेयर ले सकती है. फर्ज कर लें डीजी सीमेंट और निशात मिल्स लिमिटेड. फर्ज करें निशात डीजी सीमेंट ने निशात मिल के 51% शेयर एक्वायर कर रखे हैं. तो डीजी सीमेंट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी एंड दिस इज कॉल्ड सब्सिडियरी. ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी के 50 मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो, 50% से ज्यादा, वो सब्सिडियरी बन गई. और जिसके पास वो शेयर हैं वो कौन बन गया? होल्डिंग कंपनी बन गई. ठीक होगी बात. ये 2 बातें समझ आ गई. अच्छा, ये खाली शेयर से नहीं होता, एक और बात भी है. कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ. 2 ऑप्शन है होल्डिंग कंपनी बनने के. 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं और या शेयर मेजॉरिटी के नहीं हैं. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पीटीसीएल के 26% शेयर हमने सेल किए थे यूएई की 38 लाख को. लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया कि नहीं, पीटीसीएल के मेजॉरिटी डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे. फिर ही तो हमारा कंट्रोल होगा ना, और हम पॉलिसीज बनाएंगे और हम इस कंपनी को तरक्की कर दे सकेंगे. इसका मतलब है 26% पे भी ये कंपनी क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी बन गई, क्योंकि कंट्रोल इसके पास है. ठीक होगी ना बात. 2 तरीके हो गए, या मेजर शेयर होल्डिंग ही, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आपके पास हो तो फिर तो बीओडी भी आपका खुद ही बाय डिफॉल्ट नेचुरल वे से ही खुद आएगा. और अगर ऐसे नहीं है तो फिर आपके पास कंट्रोल हो, फिर भी आपकी एक ही बात है. लेकिन कंट्रोल किसका हो? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी बीओडी के डायरेक्टर्स जब इलेक्ट होने हैं उसमें मेजॉरिटी आपके डायरेक्टर बैठेंगे. एग्री हो गया पहले. क्लियर हो गई बात. व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी? मेजॉरिटी शेयर आर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, या दूसरी जिसकी कंपोजिशन किसी दूसरे के पास मौजूद हो. होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड.
ठीक होगी बात। फिर एक कंपनी है जिसे हमने कहना है एसोसिएटेड कंपनी। अब ना ये एक्सटेंट चल रहा है, ठीक है ना, एक्सटेंट चल रहा है। अगर 50% का थ्रेश होल्ड टच हो जाए, यानी 50 से अबव चले जाएं हम, तो होल्डिंग। अगर 50 से कम है, और दूसरी वाली बात भी नहीं है, कंपोजिशन भी नहीं है, 49% शेयर है और मेरा ये एग्रीमेंट भी नहीं है, सब्सिडी तो नहीं बने ना। होल्डिंग बनी तो सब्सिडी, होल्डिंग और सब्सिडी तो खुद ही बन गए ना, ये तो एक रिलेशन से है। नहीं, एक कंपनी, मेरे एक कंपनी में 30% शेयर है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, अब वो कंपनी मेरी एसोसिएटेड कंपनी आ गई। लेकिन अभी एसोसिएटेड कंपनी के ऊपर पूरा चैप्टर है, वहां हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे, इसीलिए यहां क्या लिखा हुआ है, विल बी डिस्कस लेटर। तो हमने कहा यार कंपनीज की कंपोजिशन कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। शेयर की बेसिस पर कंपनी किसमें कन्वर्ट हुई, प्राइवेट, पब्लिक। फिर उनकी सब क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी। ठीक होगी बात जी। अब बस इनकी डेफिनेशंस को आपने याद कर लेना है, समझ लेना है। कल इंशाल्लाह ताला हम यहां से फर्दर आगे चल रहे होंगे। कल मुलाकात होगी।